हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। देखिए, हमारी धरती पर लगभग 87 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों की सारी प्रजातियों की संख्या 87 लाख है। और जिनमें आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख प्रजातियां धरती पर, जमीन पर पाई जाती हैं, और जबकि समुद्र में कितनी 22 लाख प्रजातियां यानी 2.2 मिलियन प्रजातियां जो है समुद्र में पाई जाती हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की। तो जो टोटल है 87 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी है और 8.7 मिलियन जो प्रजातियां हैं वो खोजी जा चुकी हैं। और इसके अलावा ऐसी भी प्रजातियां हैं जो कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं अभी जिनकी खोज होनी बाकी है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो बची हुई और शेष प्रजातियां हैं उनको खोजने में लगभग अभी 1000 वर्षों का समय और लगेगा। तब हम जाके इस दुनिया में जितनी जीवधारियों की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जितनी भी स्पीसीज हैं उनको खोज पाएंगे। चलिए अब देखते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना है संयुक्त रूप से, जीवन और विविधता। तो जीवन और विविधता को यानी जीवन और उसमें पाई जाने वाली विविधता को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैव विविधता आमतौर पर पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता है और उसकी जो परिवर्तनशीलता है उसको संदर्भित करती है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के अनुसार बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक यानी आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा है स्पेसीज यानी कि जातीय बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी जातीय आधार पर, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो 3 प्रकार की डाइवर्सिटी यूएनईपी के अनुसार बताई गई है, यानी कि आनुवंशिक रूप से भी जातियों में विविधता जो पाई जाएगी उसको हम आनुवंशिक विविधता कहेंगे, और विभिन्न जातियों में जो विविधता देखने को मिलेगी उसे हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और जो विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों में या विभिन्न जलीय पारितंत्र में या विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों में अलग अलग घास के मैदानों में और अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्र होंगे या इकोसिस्टम होंगे, तो उनमें जो विविधता या बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिकीय विविधता कहेंगे। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी का आकलन जो पारिस्थितिकीविद है, इकोलॉजिस्ट, किस प्रकार करते हैं। तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो टेम्परेचर के आधार पर 2 क्षेत्रों में वो पृथ्वी को बांटते हैं। पृथ्वी पर पहली बात तो देखिएगा, जातीय विविधता इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि समान रूप से जातीय विविधता का वितरण नहीं होता। समान रूप से विविधता वितरित नहीं होती, विविधता का वितरण नहीं है। ये एक आश्चर्यजनक बात है। समान रूप से कहीं भी जो जातीय विविधता है तो उसका वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, विश्व की कुल जातियों का जो आकलन है अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता ट्रॉपिकल रीजन्स में यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां तापमान ज्यादा होता है
बरसात होती है, तापमान अधिक होता है, ऋतुएं बदलती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसीज के यानी कि जातियों के डेवलपमेंट के लिए अधिक समय मिल जाता है, अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है जातियों को, और यहाँ प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता फिर अधिक हो जाती है। इस कारण बायोडाइवर्सिटी का क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। टेम्परेट रीजन में जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं यानी कि ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर, वहां सदा बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ इन प्रजातियों को, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं, इनको क्या है, डेवलपमेंट के लिए समय कम मिलता है और सौर ऊर्जा की उपलब्धता कम होती है। इस कारण वहां प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसीलिए ध्रुवों पर या शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है, प्रजातियों की संख्या कम होती जाती है। तो इन दोनों को ही इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रजाति की ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र में जो मिलने की प्रवृत्ति होती है किसी प्रजाति की, उसकी मिलने की प्रवृत्ति है, कमी है या अधिकता है, तो आदि की अन्य प्लांट्स और एनिमल्स से तुलना करके बायोडाइवर्सिटी के अनुपात की गणना और आकलन कर लेते हैं। इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी की जो गणना है इकोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम यानी कि हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का क्या महत्व हो सकता है, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है, इस पर देखिएगा। डेविड टिलमैन ने इसके बारे में बताया और इन्होंने प्रयोगशाला के बाहर विभिन्न भूखंडों पर काफी लंबे समय तक इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम और उस पर जैव विविधता की स्टडी की, अध्ययन किया, और उनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि जिस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में अगर वृद्धि होती है या अधिक पाई जाती है जैव विविधता किसी भूखंड या किसी क्षेत्र में, तो वहां उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होती है। और ऐसा जो इकोसिस्टम होता है, जैव विविधता जहां ज्यादा होगी, तो ऐसा इकोसिस्टम जहां पर जीव जातियों और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी, तो ऐसा इकोसिस्टम कम जीव जंतुओं की संख्या वाले इकोसिस्टम से अधिक स्थिर होता है, मोर कांस्टेंट होता है। ये इन्होंने डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोगों में पाया। तो इससे पता चलता है कि एक इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी का बहुत महत्व है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी अधिक, और ऐसा इकोसिस्टम जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे की संख्या अधिक होगी, तो वो क्या होगा, मोर कांस्टेंट होगा, अधिक स्थिर पारितंत्र होगा। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो समृद्ध पारितंत्र के लिए और मानव जाति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव तभी जीवित रह सकता है जब समृद्ध पारितंत्र होगा, यानी कि वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम होगा, यानी कि जैव विविधता अधिक होगी। तो ऐसा जो इकोसिस्टम होगा वो बहुत अधिक स्थिर होगा और ह्यूमन के लिए यानी कि मानव जाति के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेज़न के फॉरेस्ट होते हैं, अमेज़न के वन हैं। ये क्या है, अमेरिका में जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं, तो ये क्या है, 20% ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें 20% ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करने का काम है, उत्तरदायित्व है, ये अमेज़न फॉरेस्ट करते हैं। और ये कौन सी प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके अतिरिक्त हनी बीज हैं, मधुमक्खी हैं, अदर इंसेक्ट्स यानी दूसरे कीट और बैट्स होती हैं, चमगादड़ होते हैं। ये अमेज़न फॉरेस्ट में पॉलिनेशन
करते हैं। अगर पॉलिनेशन इन कीटों द्वारा नहीं होगा, इनकी प्रजातियों में जैव विविधता नहीं होगी, अगर ये प्रजातियां नहीं पाई जाएंगी मान लीजिए, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स में सीड बीज नहीं बनेंगे और आने वाली नई प्रजातियों का विकास या नए पौधे डेवलप नहीं होंगे और बायोडायवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखेंगे, अब तो ये क्या करते हैं, जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं या विभिन्न प्रकार के कोई भी फॉरेस्ट हैं, ये बाढ़ और सूखा इन दोनों को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स को कंट्रोल करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट। इसीलिए कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी इस धरती के अस्तित्व के लिए और विभिन्न जीव जातियों की अर्थात मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें जैव विविधता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब आगे। अब आता है, देखिएगा, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, यानी कि जैव विविधता में कमी देखने को मिल रही है समस्त संसार में या समस्त इकोसिस्टम में। तो इसके क्या कारण हैं या जातीय क्षति के यानी कि कॉजेज ऑफ स्पीसीज लॉस के क्या रीजंस हैं, उन पर आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला रीजन है हैबिटेट एंड फ्रैगमेंटेशन, आवास एवं विखंडन। देखिए, जो सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी लॉस का जो सबसे बड़ा कारण है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है और बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को यानी संपूर्ण पर्यावरण को ही नुकसान पहुंच रहा है मानवीय जनसंख्या के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये सब हो रहा है। देखिए, मानव ने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए हैं, कृषि क्षेत्रों को बढ़ाया है और आवासीय क्षेत्रों को बढ़ाया है। इससे जो वन्य क्षेत्र था विश्व का 18%, अब उसको 150 सालों में लगभग बहुत तेजी से जो विकास हुआ है, अस्थायी विकास, तो उसकी जो परसेंटेज है वनों की अब केवल 9% यानी 9% रह गई है। जो वन क्षेत्र था हमारा 18%, तो वो घटकर 150 वर्षों में कितना रह गया है, 9%। ये सब मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मानव ने कृषि क्षेत्र डेवलप किए हैं, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए हैं और आवासीय क्षेत्रों को डेवलप किया है, जिस कारण जो वन क्षेत्र है वो 18 से घटकर 9% 150 वर्षों में रह गया है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो अमेज़न के वन वर्षा वन हैं, उन वर्षा वनों में सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन की खेती और चरागाह को डेवलप किया गया है। जानवरों के लिए चरागाह बनाए गए हैं और ग्लाइसिन की खेती को के लिए क्या है, वनों को काटा गया है और मैदान बनाया गया है। इससे बायोडायवर्सिटी में कमी आई है। अब देखिए, ह्यूमन ने क्या क्या नेचुरल हैबिटेट्स को, जो प्राकृतिक आवास हैं, उनको फ्रैगमेंट्स या सेगमेंट्स में बांट दिया। इससे और वहां पर क्या आवास बना दिए बड़े बड़े। उन आवास अपने लिए आवास बनाने से क्या हुआ है, मैमल्स और एवीज की जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, उसमें कमी आ गई है। इनके लिए खतरा उत्पन्न मानव ने कर दिया है। इसके अलावा आता है, देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन। किसका, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन करने से क्या है, पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आई है। प्राकृतिक संसाधनों का मानव ने बहुत ज्यादा उपयोग किया है, इससे बायोडायवर्सिटी में भी कमी देखने को मिल रही है। अब देखेंगे, देखिए नेक्स्ट, विदेशी जातियों का आक्रमण। देखिए, मानव ने जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है विभिन्न प्रजातियों का, चाहे मछलियों का शिकार समझ लीजिए, जीव जंतुओं का शिकार समझ लीजिए, या पेड़ पौधों को क्या है, निशाना बनाया है इन्होंने अपने फायदे के लिए या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो इससे विभिन्न जीव जातियां विलुप्त हो रही हैं और पेड़ पौधों की जातियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
मानव ने जो प्राकृतिक संसाधन है अपने स्वार्थ के लिए इनका बहुत ज्यादा दोहन किया है। इसके अलावा है विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी कि कुछ विदेशी जातियां मत्स्य पालन के लिए अफ्रीकन कैटफिश इंडिया में आई, भारत में, और उसके आने से जो नदियों में तालाबों में छोड़ी गई, तो ये जो कैटफिश है दूसरी मछलियों को ही अपना भोजन बना लेती है। इसके अलावा अगर और भी कुछ नहीं मिला तो ये आपस में ही ये कैटफिश अपनी ही प्रजाति की मछलियों को, छोटी मछलियों को खा जाती है, तो इससे दूसरी मछली की प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा आइकोर्निया है, जिसको जलकुंभी कहते हैं, ये तालाबों में आप लोगों ने देखा होगा। इसके आने से जो दूसरी जलीय प्रजातियां होती हैं पौधों की, वो नष्ट हो गई हैं और इकोसिस्टम को इस आइकोर्निया जलकुंभी की वजह से खतरा उत्पन्न हो गया है। लैंटाना एक जंगली पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट होता है लैंटाना अमेरिकाना, ये भी विदेशी प्रजाति है, बर्बेरेसी फैमिली का मेंबर है, और इसके आने से दूसरी प्रजातियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। इसके अलावा पार्थेनियम, जिसे कड़वी घास या गाजर घास कहते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिको से लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब गेहूं का आयात किया गया था, तो गेहूं के साथ मैक्सिको से आ गई थी ये पार्थेनियम, और आज पूरे देश में ये गाजर घास विभिन्न खेतों में देखने को मिलेगी या सड़कों के किनारे ये जमी हुई मिलती है, और दूसरी प्रजातियों के लिए ये खतरा उत्पन्न कर रही है इसकी वजह से। अब आता देखिए सह विलुप्तता। यदि कोई जीव प्रजाति नष्ट होती है, मान लीजिए मछली की कोई प्रजाति नष्ट होती है, तो उस मछली पर जो डिपेंड होगी, निर्भर रहने वाली जो प्रजाति है, वो भी विलुप्त हो जाती है। इसे हम सह विलुप्तता कहते हैं। झूम कृषि, जो जनजातियां होती हैं, जंगलों में निवास करने वाले जो मानव की जनजातियां होती हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों में वो एक स्थान पर नहीं रहते, तो जंगल में कहीं दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर एक जीवन यापन करते हैं। और वहां पर ये क्या करते हैं, जहां भी ये रहेंगे तो वहां की खेती करने के लिए या कुछ साग सब्जी या खेती उगाने के लिए वहां के जंगलों को काट देते हैं और वहां पर खेती करते हैं जंगलों में रहकर। तो इससे वहां का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है या जैव विविधता है, उसमें कमी आ जाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।